55। धनपत राय पढ़ाकू तो थे ही, कलम भी चलने लगी, यानी पढ़ने तो लगे थे, पढ़ने में अच्छे थे, साथ ही साथ कलम चलने लगी, यानी वो लिखने भी लगे। मैट्रिक पास करने से पहले ही उनको लिखने का चस्का लग गया था, यानी उनको लिखने का शौक लग गया था, छोटी छोटी कहानियां कथाएं लिखने लगे थे। पढ़ाई और ट्यूशन आदि से जो वक्त बचता वह सारा का सारा किस्से कहानियां पढ़ने में लगाते, यानी पढ़ने के बाद, स्कूल से आने के बाद और ट्यूशन पढ़ाने के बाद उनको जितना भी समय मिलता था वो सारे समय कहानियां पढ़ने में, कुछ घटनाएं पढ़ने में लगा देते थे। किस्से कहानियों का जो भी असर दिमाग पर पड़ता उसे अपनी सहज कल्पनाओं में घोल घोल कर वे नई कथा वस्तु तैयार करने लगते, यानी उन किस्से कहानियों को पढ़कर और अपनी कल्पनाएं मिलाकर वो लिखने लगते और कागज पर उतरने लगते, यानी लिखने लगते। 1901 व 2 में उनके 2 उपन्यास निकले। कहानियां 1907 से लिखनी शुरू की। अंग्रेजी में रविंद्रनाथ की कई गल्प रचनाएं पढ़ी थी। प्रेमचंद ने उनके उर्दू रूपांतर पत्रिकाओं में छपवाए। पहली कहानी थी संसार का सबसे अनमोल रत्न, जो 1907 में कानपुर के उर्दू मासिक जमाना में प्रकाशित हुई। जमाना में धनपत राय की अन्य रचनाओं का प्रकाशन 1903-04 से शुरू हो गया था, यानी उनकी जो रचनाएं थी वो जमाना पत्रिका में 1903-04 में से छपने लगी। 1904 के अंत तक नवाब राय जमाना के स्थायी और विशिष्ट लेखक हो चुके थे। 1905 तक आते आते प्रेमचंद तिलस्मी, यानी रहस्यमयी जो कहानियां होती हैं, एआरी काल्पनिक कहानियों के चुंगल से छूटकर राष्ट्रीय और क्रांतिकारी भावनाओं की दुनिया में प्रवेश कर चुके थे, यानी काल्पनिक कहानियों और ये जो रहती है इनसे सबसे छूटकर वो क्या करने लगे, राष्ट्रीय और क्रांतिकारी भावनाओं की ओर दुनिया में प्रवेश कर चुके, यानी उनके अंदर राष्ट्रीय भावना आने लगी। जमाना उस समय की राष्ट्रीय पत्रिका थी। सभी को देश की गुलामी खटकती थी, यानी सभी जो अंग्रेजों से क्या थे, परेशान थे। विदेशी शासन की सुनहरी जंजीरों के गुणगान करने वाले गद्दार देशद्रोही के खिलाफ सभी के अंदर नफरत खोलती थी, यानी जो क्या था, अंग्रेजी शासन के पक्ष में थे और उनके साथ देने वाले थे, उनके लिए सभी के अंदर एक नफरत थी। वे सभी उनका क्या करते थे, विरोध करते थे, विद्रोह करते थे। शाम को जमाना के दफ्तर में घंटों देशभक्तों का अड्डा जमता था, यानी जो जमाना पत्रिका का दफ्तर था वहां आकर अनेक देशभक्त बैठकर मिलते थे, आपस में बातचीत किया करते थे। प्रेमचंद को राष्ट्रीयता की दीक्षा इसी अड्डे पर मिली, यानी उन्हें देश प्रेम की जो शिक्षा थी, प्रेरणा थी, वो कहाँ पे मिली, जमाना के दफ्तर में ही मिली थी। एक साधारण कथाकार कहीं युग दृष्टा साहित्यकार के रूप में ढलने लगा। बड़ी से बड़ी बातों को सीधे और संक्षेप में कहना या लिखना प्रेमचंद ने यहीं से सीखा था, यानी बड़ी से बड़ी बातों को संक्षेप में लिखना, कहना, सारी चीजें उन्होंने कहाँ सीखी थी, जमाना पत्रिका के जो दफ्तर है वहीं पर सीखी थी। जब से वे नई पत्नी के साथ रहने लगे, जिसका नाम क्या था, शिवरानी देवी, तब से वे लिखाई का सिलसिला जम गया। जब से, यानी उन्होंने दूसरी शादी की थी, पहली शादी तो उनकी सौतेली माँ के राय से हो गई थी, लेकिन उसके साथ रहना उनका क्या हो गया था, मुश्किल हो गया था। वे लड़ती भी रहती थी और नासमझ थी, इसलिए उन्होंने दूसरी शादी किससे की, शिवरानी देवी से की। तो जब से उन्होंने शिवरानी देवी के साथ रहने लगे तब से उनके लिखने के जो सिलसिला है जो है वो पूरी तरह से जम गया था, नहीं वो अच्छी तरह से लिखने लग गए थे। 1905 से 1920 के दरमियान, यानी बीच में, प्रेमचंद ने बहुत कुछ लिखा। अनेक छोटे बड़े उपन्यास, सैकड़ों कहानियां, पत्र पत्रिकाओं में निबंध, आलोचनाएं भी कम नहीं लिखी। मास्टरी के दिनों में भी वे लिखते रहते थे। स्कूल के सब डिप्टी इंस्पेक्टर थे, अक्सर दौरे पर रहना होता था, फिर भी रोज कुछ ना कुछ लिखा करते थे, यानी उन्हें जैसे भी अपनी दिनचर्या थी उसमें से जो भी समय मिल जाता था वे उस समय में लिखा करते थे। 1920 के ज्यादातर वे हिंदी में ही 1920 के बाद वे ज्यादातर हिंदी में लिखने लगे। माधुरी के संपादक पर उनकी प्रतिभा और योग्यता की झलक हिंदी संसार को मिलने लगी। फिर भी जमाना को प्रेमचंद की मौलिक उर्दू रचनाएं लगातार मिलती रही। 1930 में प्रेमचंद की कहानियों का एक और संकलन जब्त हुआ, समर यात्रा। प्रकाशित होते ही अंग्रेजी सरकार ने इस पुस्तक को आपत्तिजनक घोषित कर दिया। सरस्वती
प्रेस से पुस्तक की सारी प्रतियां उठा ली, यानी कि जो उनकी 1930 में समर यात्रा कहानियों का जो संकलन प्रकाशित हुआ था उस पर अंग्रेजी सरकार ने क्या कर दी थी, रोक लगा दी थी, उस कहानी को जब्त कर लिया था। अब वे अपना निजी पत्र निकालना चाहते थे। पत्र पत्रिकाएं संपादित करने की दीक्षा दरअसल प्रेमचंद को कानपुर में ही मिल चुकी थी। सन 1905 से ही जमाना और आजाद के कलम उनकी कलम के लिए खेल का मैदान बन चुके थे। सन 1920-21 में काशी से निकलने वाली मासिक पत्रिका मर्यादा का संपादन बड़ी कुशलता से किया। अब वे मंजे हुए पत्रकार बन गए थे, यानी उन्होंने पूरी तरह से कुशलता हासिल कर ली थी। फलतः सन 1930 में हंस निकला और 1932 में जागरण। हर दर्जे की ईमानदारी और अपनी ड्यूटी अच्छी तरह निभाने को मुस्तैदी, यानी कि वो ईमानदारी और अपनी ड्यूटी निभाने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, तैयार रहते थे। खुद तकलीफ झेलकर दूसरों को सुख पहुंचाने की लगन थी। सौ बंधनों में जकड़ी हुई भारत माता की स्वाधीनता के लिए आतुरता, यानी बेचैनी, बाहरी और भीतरी बुराइयों की तरफ से लोगों को आगाह रखने का संकल्प, हर तरह के शोषण का विरोध। अपनी इन खूबियों से प्रेमचंद खूब लोकप्रिय हो उठे, यानी खूब प्रसिद्ध हो गए। एक तो ईमानदारी, अपने कार्य को करने के लिए हमेशा तत्पर रहना, ठीक है, खुद मुसीबत झेलकर दूसरों को क्या करना, सुख पहुंचाना, उनका सहयोग करना, भारत की आज़ादी के लिए प्रयत्न करना और लोगों को बाहरी और भीतरी बुराइयों से क्या कराना, अवगत कराना और हर तरह के शोषण का विरोध करना। इन सब विशेषताओं के कारण ही लोग जो प्रेमचंद थे वो क्या हो गए, खूब प्रसिद्ध हो गए थे। प्रेमचंद का स्वभाव बहुत ही विनम्र था, यानी सबके साथ अच्छा व्यवहार करते थे, किंतु उनमें स्वाभिमान कूट कूट कर भरा था। दिखावा उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। कुर्ता और धोती 1920 के बाद गांधी टोपी अपना ली थी, यानी दिखावा करना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था, सादा जीवन वो जीते थे। सरकारी नौकरी और स्वाभिमान में संघर्ष चलता ही रहता है। आखिर में जीत स्वाभिमान की हुई, यानी अपने सम्मान की रक्षा करना। 1920 में सरकारी सेवा से त्यागपत्र दिया और गांव जाकर जम गए। कलम चलाकर 40-50 रुपए की फुटकर मासिक आमदनी होने लगी। बड़े संतोष और धीरज से वे प्रेमचंद ने गुजारे, यानी बड़े आराम से वो गुजारने लगे। 1920 में उन्होंने किससे, सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और गांव जाकर वहां पर लिखने लगे, जिससे उनके परिवार का गुजारा आराम से होने लगा और वो भी आराम से संतोष धैर्य के साथ रहने लगे। 1921 में काशी के नामी देशभक्त बाबू शिव प्रसाद गुप्त ने 150 रुपए मासिक पर, यानी हर महीने पर प्रेमचंद को मर्यादा का संपादक बना दिया। पहले संपादक बाबू संपूर्णानंद असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होकर जेल पहुंच गए। वे मर्यादा को संभालने के लिए किसी सुयोग्य संपादक की आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने किसको रख लिया, प्रेमचंद को रख लिया 150 रुपए मासिक वेतन पर। 1922 में संपूर्णानंद जी जेल से छूटे तो उन्हें मर्यादा का वाला काम वापस मिल गया, लेकिन बाबू शिव प्रसाद गुप्त प्रेमचंद को छोड़ना नहीं चाहते थे। काशी विद्यापीठ में उन्हें स्कूल विभाग का हेडमास्टर नियुक्त कर दिया, यानी कि जब क्या संपूर्णानंद क्या हुए, जेल से छूटकर आए तो उन्होंने वापस मर्यादा का काम संभाल लिया। तो जो शिव प्रसाद गुप्त थे उन्होंने प्रेमचंद को काशी विद्यापीठ में क्या कर दिया, हेडमास्टर यानी अध्यापक हेडमास्टर नियुक्त कर दिया। 1930 में प्रेमचंद स्वयं राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़ना चाहते थे। सत्याग्रह की कतार में शामिल होकर पुलिस की लाठियों के मुकाबले डटना चाहते थे, किंतु जेल जाने का उनका मनोरथ क्या रह गया, अधूरा ही रह गया, उनकी इच्छा अधूरा ही रह गई। यानी भारत को आजाद कराने के लिए, किससे, अंग्रेजी शासन से मुक्त कराने के लिए खुद भी उस आंदोलन में कूदना चाहते थे और उनकी इच्छा थी कि वे देश की रक्षा करते हुए कहाँ जाए, जेल में जाए, लेकिन उनका ये सपना क्या रह जाता है, अधूरा ही रह जाता है। पत्नी ने सोचा कमजोर हैं, अक्सर बीमार रहते हैं, इनको जेल नहीं जाने दूंगी, सो वे आगे बढ़ी, सत्याग्रही महिलाओं की कतार में शामिल
हो गई। यानी उनकी पत्नी जो शिवरानी देवी थी, उन्होंने सोचा कि क्या रहते हैं, बीमार रहते हैं, इसलिए वो उनको जेल नहीं जाने देगी। तो स्वयं आगे बढ़कर सत्याग्रही महिलाओं की कतार में, सत्य के लिए आग्रह करने वाली महिलाओं की कतार में, लाइन में शामिल हो गई, यानी उनमें शामिल हो गई। गिरफ्तार होकर अपने जत्थे के साथ कहाँ पहुंच गई, जेल पहुंच गई। प्रेमचंद मन महसूस कर रह गए, यानी मन ही मन में दुखी होकर रह गए, क्योंकि उनकी पत्नी कहाँ चली गई थी, जेल में चली गई थी अपने प्रेमचंद को बचाने के लिए। पर तसल्ली थी, हर परिवार में एक आदमी को जेल जाना चाहिए। उन दिनों यह भावना जोर पकड़ चुकी थी। यह दूसरी बात है कि वे कभी गिरफ्तार नहीं हुए, कभी जेल नहीं गए, मगर प्रेमचंद स्वाधीनता संग्राम के ऐसे सेनापति थे जिनकी वाणी ने लाखों सैनिकों के हृदय में क्या भर दिया, जोश भर दिया। उनकी रचनाओं को पढ़कर जो सैनिक थे उनमें देशभक्ति की भावना और अधिक बढ़ने लगी, और अधिक प्रेरित हुए अपने देश को अंग्रेजी शासन से मुक्त कराने के लिए। स्वाधीनता के लिए जनता की लड़ाई का समर्थन करते समय प्रेमचंद यह कभी नहीं भूले कि आजादी केवल एक व्यक्ति के जीवन को सुखमय नहीं बनाएगी, मुट्ठी भर आदमियों के लिए ऐशो आराम नहीं लाएगी, वह बहुजन सुखाए बहुजन हिताय होगी। यानी आजादी केवल एक व्यक्ति की नहीं होगी, केवल एक समूह वर्ग की नहीं होगी, बल्कि क्या होंगे, उससे सभी देशवासी क्या होंगे, सुखी रहेंगे और उनका जीवन भी गुजरेगा आराम से। यानी बहुजन सुखाय, यानी सभी के लिए सुख देने वाली होगी, और सबका भला, बहुजन हिताय, सभी के जो देशवासी है उनका भला करने वाली होगी।